हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.9 का क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पैरेललोग्राम का साइड्स का इक्वेशन दिया रहे, ये पैरेललोग्राम है, इसके साइड्स का अगर इक्वेशन दिया रहे तो इसका एरिया हम लोग निकालते थे, है ना। जैसे मान लो ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका ये एंगल दिया एक्यूट एंगल थीटा है। तो ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ये रोम्बस कब होता था, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, ये एक परपेंडिकुलर जिसका नाम हमने P1 दिया था, और बी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे और इसका नाम दिए P2, ठीक है। तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ा था, क्या कि अगर P1 इज इक्वल टू P2 हो गया तो ये जो पैरेललोग्राम नहीं होगा, ये रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। अगर P1 P2 बराबर हो गया तो ये P2 है, ठीक है। अगर P1 और P2 बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा, ये रोम्बस कहलाएगा। दूसरी चीज है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकाले थे, तो P1 इंटू P2 अपॉन में साइन थीटा, P1 इंटू P2 अपॉन में साइन थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ये थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 32 अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखो कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस इसका जो डायगोनल होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है आपस में। जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर नहीं होता है, लेकिन रोम्बस का जो डायगोनल है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है, सही है ना। तो हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा कि एक पैरेललोग्राम दिया रहा है, उसके चारों साइड्स का इक्वेशन दिया रहा है, हमसे ये प्रूफ करने के लिए बोले कि प्रूफ करें कि इसका जो डायगोनल है ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पैरेललोग्राम को दिखा देंगे कि वो पैरेललोग्राम नहीं, वो एक रोम्बस है। तो जैसे हम दिखाएंगे कि वो रोम्बस है तो रोम्बस का तो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होता ही है, सही है ना। चलिए, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देखो इसमें क्या लिखा है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द फोर लाइंस, चारों लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम का चारों साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है कि उसका जो डायगोनल वो आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो जो पैरेललोग्राम है वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो एक रोम्बस है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि वो पैरेललोग्राम नहीं वो एक रोम्बस है तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि उसका डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखो, रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पैरेललोग्राम होगा उसमें दो परपेंडिकुलर निकालेंगे, है ना, P1 और P2। अगर ये बराबर हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि रोम्बस है, ठीक है। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 का। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 32 में एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम है। हालांकि ये बाद में ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम नहीं, ये रोम्बस है ना। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका साइड्स का इक्वेशन दे रखा है ABCD, इसको मान लेते हैं। और इसमें साइड्स का इक्वेशन दे रखा है, साइड्स का इक्वेशन क्या है, x बाई ए वाई बाई बी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी और y बाई बी इज इक्वल टू 1 है, तो -1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इक्वेशन 2, वो x बाई बी, देखो एक्स वाई का जो कॉफिशिएंट सेम होगा वो उसके अपोजिट साइड वाला होगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो ये वाला जो लाइन का इक्वेशन होगा वो होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी और क्या है, इज इक्वल टू -1 है, तो ये +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। और इस साइड का जो इक्वेशन है वो है x बाई बी वाई बाई ए, तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई बी प्लस वाई बाई ए और इज इक्वल टू 1 है, तो -1 इज इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं 2 है, और ये मान लिया हमने 3 है। और ये जो साइड है वो है x बाई बी प्लस वाई बाई ए और लास्ट वाला लाइन, है ना, इज इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू -1 है, तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये +1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 4। ये चारों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है इसका जो डायगोनल होगा आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो पैरेललोग्राम है वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो एक रोम्बस है, तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा इसका डायगोनल परपेंडिकुलर है। तो देखो,
तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वर्टेक्स से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसको नाम दे देंगे P1, और इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे देंगे P2। अगर हमने P1 P2 बराबर दिखा दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रोम्बस है। ठीक है, तो देखो P1 निकालने के लिए हमें D वर्टेक्स चाहिए होगा, ठीक है, और P2 निकालने के लिए B वर्टेक्स चाहिए होगा। तो हम लोग पहले D और B दोनों का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर D का कोऑर्डिनेट आ गया तो बोलेंगे D पॉइंट से इस लाइन पे इक्वेशन 1 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। फिर B वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर ले, तो ये भी हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको ये पता होना चाहिए किसी पॉइंट से मान लो ये पॉइंट x1 y1 है, और इस पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, और उस लाइन का इक्वेशन दे रखा है मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो कैसे निकालते थे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था निकालने के लिए इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराते थे, तो ये होता था ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ये P1 निकालेंगे, लेकिन P1 निकालने से पहले हमें D का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तभी तो उस पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का भी यूज होगा। चलिए, तो अब हम लोग पहले D का कोऑर्डिनेट निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे फॉर पॉइंट D, फॉर वर्टेक्स D, तो D वर्टेक्स क्या है, तो D इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का। तो सॉल्व 3 एंड 4 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमारा इक्वेशन 4 क्या है, ये है x बाई बी प्लस वाई बाई ए और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको जो मेथड आता है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का y और यहाँ पे लिखेंगे 1। आप सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े हो। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो x वाले को ढकेंगे तो y के जो कोफिशिएंट 1 बाई बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई बी, फिर बीच में माइनस देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी इसके कोफिशिएंट 1 बाई ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई ए आ गया। ठीक है, अब हमें y के नीचे नंबर लिखना है, तो y वाले को ढकेंगे, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 बाई ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई ए आ जाएगा, फिर 1 बाई बी को 1 से, तो माइनस में 1 बाई बी आ जाएगा, फिर 1 वाले को ढकेंगे तो इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए बी आ जाएगा, वो एलसीएम ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा ए बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ देखो ये आ जाएगा माइनस वाई, यहाँ से भी ए और बी एलसीएम लेंगे तो वो ए और बी ऊपर चला जाएगा, तो माइनस ए बी इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो ऊपर में आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको ऐसा फील होगा कि ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी एक b माइनस ए आ जाएगा, यहाँ से भी b माइनस ए, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी b माइनस ए हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेके ऊपर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस ए हो जाएगा, है ना, नीचे से माइनस कॉमन ले लिए ऊपर डाल दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस ए बी इंटू वाई अपॉन बी माइनस ए, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सभी में देखोगे b माइनस ए तो ये कट जाएगा, है ना, और ऊपर देखो यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, तो यहाँ तो दो है ना, तो एक कट जाएगा, तो यहाँ से एक कट जाएगा, तो आप देखो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बच रहा है माइनस एक्स, यहाँ बचा माइनस वाई इज इक्वल टू, ऊपर में आ रहा है ए बी, नीचे आ रहा है बी प्लस ए को हम लोग ए प्लस बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो x और y दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ए बी अपॉन बी प्लस ए आ जाएगा, तो यहाँ से आप देखोगे कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा, माइनस ए बी अपॉन
ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्स वाई दोनों का वैल्यू सेम सेम आ गया, यानी कि डी का कोऑर्डिनेट आ गया। डी का कोऑर्डिनेट कितना आया, डी का कोऑर्डिनेट आ गया है माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और वाई कोऑर्डिनेट भी इतना ही है माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेट किसका, बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। डी का कोऑर्डिनेट तो आ चुका है, इससे परपेंडिकुलर निकाल पाएंगे। अब बी से परपेंडिकुलर निकालने के लिए बी का कोऑर्डिनेट चाहिए है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे फॉर पॉइंट बी, यहाँ पे लिखेंगे क्या, फॉर पॉइंट बी, फॉर वर्टेक्स बी, है ना, वर्टेक्स बी। सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व किसको, सॉल्व बी जो वर्टेक्स है इक्वेशन 1 और 2 का, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट है। सॉल्व 1 एंड 2। ठीक है, जरा इक्वेशन 1 को देखो क्या लिखा हुआ, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगला है एक्स बाई बी और प्लस वाई बाई ए और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो इसी टाइप का इक्वेशन है ना, बस दोनों में अंतर ये कि यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, यहाँ पे एक माइनस माइनस है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो सिमिलर इसी टाइप का आएगा, लेकिन इसके रिजल्ट माइनस आया, इसमें प्लस आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि बी का जो कोऑर्डिनेट आने वाला है आप लोग निकाल के चेक कर लेना, इतना ही आएगा। प्लस में आएगा, ये माइनस में आया ना तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ भी आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी वर्टेक्स भी हमने निकाल लिया क्योंकि सिमिलर फिगर था। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, P1 निकालेंगे। तो P1 कैसे निकलेगा, तो P1 निकालने के लिए क्या बोलेंगे, P1 जो है वो परपेंडिकुलर है कहाँ से, D पॉइंट से इस लाइन इक्वेशन फर्स्ट पे। तो ये जो D का जो वर्टेक्स होगा इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे इसमें। ठीक है, तो देखो x की जगह क्या रखेंगे, तो ये D वर्टेक्स है, x की जगह माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी रखेंगे, और अपॉन में a आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस में रखेंगे, तो ऊपर में आ जाएगा कितना, माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमने x की जगह रखा, डिवाइडेड बाई ए, फिर बीच में प्लस, फिर y की जगह क्या रखेंगे, सेम वैल्यू आएगा, तो माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी अपॉन में कितना b, और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। P1 को यहाँ लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर लगेगा। फिर अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1 बाई ए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, और प्लस में 1 बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो a प्लस बी है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा कि माइनस ए बी अपॉन में a इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। अच्छा, माइनस का 1, अब यहाँ पे इसके डिवाइड में आएगा। देखो यहाँ पे एलसीएम आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है उस पर, तो ए बी आ जाएगा। ऊपर में क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ये लेकिन रूट में रहेगा। नीचे वाला रूट से बाहर क्यों आ गया, क्योंकि उस पर स्क्वायर था तो वो बाहर आ गया आसानी से, ये तो बाहर आ नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस है। अच्छा, अब ये ए बी तो ऊपर चला जाएगा। देखो ऊपर से हमारा ये कटने वाला है, ये तो ए से ए कट जाएगा, है ना, यहाँ से बी कट जाएगा। ठीक है, अब चलो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर से एलसीएम आएगा a प्लस बी, वो एलसीएम आके नीचे मल्टीप्लाई होगा, और ये ए बी चला जाएगा ऊपर। तो इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्या दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, माइनस का b, फिर माइनस का a, और माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई में a इंटू बी आएगा, कौन सा वाला, ये नीचे वाला ऊपर चला गया। अब इसका जो एलसीएम वो नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, वो रूट मॉड में रहेगा, तो मॉड में क्या रहेगा a प्लस बी, और ये रूट में रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आ गया। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग ये माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या दिखेगा, माइनस टू बी माइनस टू है, तो अगर हम यहाँ से माइनस टू कॉमन लेंगे तो बाहर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस है तो प्लस 2 बना देगा उसको, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा a प्लस बी बच जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा, और इनटू में ए बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a प्लस बी, और यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये कट जाएगा, a प्लस बी तो कट गया, है ना, ये बच गया 2ab अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये फाइनली क्या आ गया, P1 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे P2। ठीक है, तो P2 निकालने के लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि B का कोऑर्डिनेट हमारे पास तो यहाँ पे है ही, इसी की हमें ज़रूरत है ना, P2 निकालने के लिए। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है,
थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है इसका, है ना, लेकिन मेथड तो आपको पता ही करना क्या है। हम लोग बस यहाँ पे ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो रोम्बस है, और जैसे ही रोम्बस ये प्रूफ हुआ तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका जो डायगोनल होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन मिट गया है कि एक्स बाई बी है, एक्स बाई बी। ठीक है, चलो तो हम लोग P2 निकालना स्टार्ट करते हैं। P2 क्या होगा, P2 क्या है, P2 परपेंडिकुलर बी वर्टेक्स इसके अपोजिट साइड पे, तो मॉडुलस लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये वैल्यू b का जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, इसको सेटिस्फाई कराएंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन में सेम चीजें इसी तरह से आएगा, तो a इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा b इंटू, है ना, यहाँ पे a नहीं b है। अच्छा इसमें, अब इसमें रखेंगे y अपॉन, तो y की वैल्यू सेम चीजें हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन में a इंटू ए प्लस बी आएगा, और यहाँ पे प्लस में 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर नहीं 1 बाई बी स्क्वायर, है ना, और 1 बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ से b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, देखो ऊपर में एलसीएम कितना आएगा a प्लस बी, तो नीचे मॉडुलस में आ जाएगा a प्लस बी, और यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा ए बी आ जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसके मॉडुलस में क्या क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा a प्लस बी और प्लस में ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी आ जाएगा। अब 2a प्लस 2b आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, मॉड के अंदर a प्लस बी बच जाएगा, यहाँ पे ए बी, देखो सेम सेम चीज़ें आ रहा है, और सेम आ रहा है, इसका मतलब P1 और P2 बराबर हो चुका है, और P1 और P2 अगर बराबर है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम था वो पैरेललोग्राम नहीं रोम्बस है। ठीक है ना, ये हो गया P2, तो हम लोग बोलेंगे P1 इज इक्वल टू P2, सो ए बी सी डी will be a rhombus, will be a rhombus। तो रोम्बस होने से क्या हुआ कि सो इट्स डायगोनल इज परपेंडिकुलर टू एच अदर, और ये हो गया प्रूफ। हमें यही प्रूफ करना था, इसका डायगोनल परपेंडिकुलर होगा, तो जैसे ही रोम्बस प्रूफ हुआ तो अपने आप प्रूफ हो गया कि इसका डायगोनल परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रोम्बस का डायगोनल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। देखो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें लिखा है द इक्वेशन ऑफ वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इतना एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर इतना इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड द इक्वेशन ऑफ दैट डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,4। अच्छा इसका मतलब एक रेक्टेंगल है, तो एक हम लोग रफ फोटो बना लेते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एक साइड का इक्वेशन दे रखा है, तो मान लेते हैं वर्टेक्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसमें एक साइड का इक्वेशन दे रखा है, वो इक्वेशन है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे दो वर्टिसेस भी दे रखा है, और जो दोनों वर्टेक्स है, अगर आप सोच रहे हो शायद वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी भी तो हो सकता है, तो अगर वर्टेक्स ए हुआ या वर्टेक्स बी हुआ तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी इक्वेशन में हमारा ए और बी दोनों है। तो जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट कितना है, जो दो वर्टेक्स -2,1, तो -2,1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ना ही वो ए हो सकता है ना ही वो बी हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक मान लेते हैं। चलो इसको मान लेते हैं -2,1। अच्छा
अब अगला जो वर्टेक्स है वो है 2,4 और 2,4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ना ही ए हो सकता है ना ही बी हो सकता है, तो डेफिनेटली सी होगा। तो 2,4 ये हमने वर्टेक्स लिख लिया। फिर क्या बोलता है हमें दो काम करना है, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, दूसरी चीजें डायगोनल का इक्वेशन निकालना है, उस डायगोनल का जो 2,4 से पास करेगा। तो ये डायगोनल का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, इस डायगोनल का इक्वेशन हमें चाहिए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, ये एंगल तो हमें पता ही है कितना 90 डिग्री है, ये लेंथ निकाल लें तो लेंथ आ जाएगा, ये ब्रेथ आ जाएगा, तो लेंथ एल इंटू बी कर देंगे, एरिया आ जाएगा। तो अब देखो ये जो लेंथ है ए बी का लेंथ वो इसी के बराबर होगा, डीसी के लेंथ के बराबर होगा, तो डीसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डीसी कितना आएगा, तो डीसी के जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। कैसे, -2 और 2 डिफरेंस कितने का 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 और 4 डिफरेंस कितने का 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 यूनिट, ठीक है। अच्छा अब हम लोग ये AD की लेंथ निकाल लेते हैं, है ना। तो ये जो AD है या फिर DA बोल लो, DA की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ये जो है D पॉइंट से इस लाइन पे हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा के मॉड में रखेंगे, तो मॉड में रखेंगे -2x की जगह रखेंगे तो ये -6 हो जाएगा, और y की जगह 1 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, और इसके बाद -10 और अपॉन में अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -10 -20 आ जाएगा, और ये मॉडुलस के अंदर है तो ये +20 हो जाएगा, नीचे से 5 आ जाएगा, तो ऊपर से आएगा 20, नीचे आ गया 5, तो 5 4 जा 20 यानी कि 4 यूनिट आ गया। तो यहाँ देखो DA आ गया, तो आप देखो इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों आ चुका है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी यानी कि DC इंटू DA, है ना। तो DC की वैल्यू कितना है 5 और इसकी वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। लेकिन यहाँ पे एक काम और करना था, क्या कि AC का हमें इक्वेशन चाहिए है। तो देखो इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा हमें, इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे या फिर 2 पॉइंट दिया रहा है तो भी निकल सकता है, तो AC में तो एक ही पॉइंट है, अगर हम लोग ये वर्टेक्स निकाल लें A वर्टेक्स तो हमारा काम बन जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। अब A वर्टेक्स निकालने के लिए हमें DA का इक्वेशन चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि जो DA का इक्वेशन अगर हम लोग निकाल लेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट A आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे DA के इक्वेशन के लिए। तो DA का इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो DA का इक्वेशन निकालने के लिए इस पे पॉइंट चाहिए, इसका स्लोप चाहिए, तो इस पे पॉइंट तो दिया हुआ है, अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसानी से निकल सकता है। ये जो लाइन है AB इसी पे ये परपेंडिकुलर है, तो जो इसका स्लोप होगा उसको उल्टा करके माइनस कर देंगे, इसका स्लोप आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो तो इसका मतलब पहले स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्लोप ऑफ, अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ AB की, तो AB का स्लोप क्या होगा, तो AB तो एक इक्वेशन है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -3 अपॉन -4, ये कैंसिल हो जाएगा 3/4। तो अगर AB का स्लोप 3/4 है तो DA का स्लोप क्या होगा, तो बोलेंगे DA इज परपेंडिकुलर टू किसके, AB पे, इसलिए स्लोप ऑफ DA कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, माइनस लगा दो, यानी -4/3 हो जाएगा। इसका मतलब DA का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ DA तो DA का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये x1 है ये y1 है, तो लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m बोले तो स्लोप कितना -4/3 इंटू x माइनस x1 क्या -2, तो ये +2 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y - 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4x - 8, इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x + 3y, ये इधर आएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन 2। अब फॉर वर्टेक्स A, है ना, वर्टेक्स A के लिए हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो बोलेंगे फॉर वर्टेक्स A सॉल्व 1 and 2, है ना, 1 and 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 क्या है, 1 है 3x - 4y - 10 इज इक्वल टू 0, और 2 क्या है 4x + 3y - 5 + 5 इज इक्वल टू 0।
सॉल्व करने के लिए आपको जो मेथड आता हो आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे -y, यहाँ पे लिखेंगे 1, है ना, ऑल्टरनेट साइन के साथ। इसके बाद क्या करना होता है, x वाले को ढकेंगे और कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। x वाले को ढकेंगे, -4 को 5 से तो -20, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 तो +30 हो जाएगा। अब y वाले को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 40 यानी +40 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके नीचे इसको ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 9, फिर माइनस, और 4 4 जा 16 तो प्लस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे -y अपॉन 55 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 16 25 आ जाएगा, है ना। 5 के टेबल से सब कट रहा है तो इसको बोल देंगे 5 से टेबल से काटेंगे, यहाँ 2 बचेगा, 5 के टेबल से काटेंगे तो यहाँ पे 11 बचेगा, यहाँ 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 बचेगा। तो x की वैल्यू कितना आएगा, 2/5, और y की वैल्यू कितना आएगा, -11/5। तो हमारे सामने वर्टेक्स a आ चुका है, कितना, 2/5, -11/5। अब हमने a वर्टेक्स तो निकाल लिया, इक्वेशन कैसे निकालेंगे तो वो देखना। उसके लिए स्लोप निकाल लेते हैं AC का, तो स्लोप ऑफ AC निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट दिया है, स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC कैसे निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 2/5 और -2 कर लेंगे, तो 2/5 - 2 अपॉन में, फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो -11/5 और -4 आ जाएगा, है ना। एक मिनट, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर रखना होता है, तो यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट -11/5 है, तो -11/5 और -4। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे यानी कि 2/5, यहाँ पर आएगा 2/5, माइनस में कितना, 2, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ऊपर में एलसीएम 5 आएगा, नीचे एलसीएम 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर में आएगा -11 और -20, नीचे आ जाएगा 2 -10, तो ऊपर आ जाएगा -31 अपॉन में कितना, -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो यह आ जाएगा 31/8। तो हमारे सामने स्लोप आ चुका है AC का। तो इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC, AC का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इसको x1 y1 समझ लेते हैं, और ये m है यानी स्लोप है, तो y - y1, y1 कितना है 4, इक्वल टू m, m बोले तो 31/8 इंटू x - x1 यानी x - 2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8y माइनस 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 31x माइनस का 62, है ना। 31 × 2 कितना हो जाएगा, 62। अब देखो, इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 31x माइनस का 8y, ये इधर आएगा तो प्लस में 32 हो जाएगा, तो 62 माइनस यानी कि माइनस का 30 बच जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं, ये डायगोनल का इक्वेशन इतना आया या नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 31x माइनस 8y माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।